न्यूज में भी आ रहा है और हर जगह आ रहा है और हर जगह बच्चा इस बात से डरा हुआ है। अभी तक समाज के मन में एक धारणा थी कि सरकारी स्कूल, इस बार जो हमारा पेपर आने वाला है उसके पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है। आपकी हैंडराइटिंग अगर आपको लगता है कि अच्छी नहीं है तो उसके बारे में भी परेशान आप ना हो। यहाँ पे मुख्य जो विषय है वो यही है, जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है उनमें बच्चों का दिमाग ये चलता है। कभी भी किसी टीचर का ये उद्देश्य नहीं रहता कि किसी बच्चे को फेल किया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी का। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है भैया कि अपन ने साल भर पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन अभी ये समय नहीं गया है कि हम पढ़ाई को छोड़ दें। अभी किस तरीके से क्या चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, आप बहुत ही बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने आज बहुत ही शानदार एक हमारे ऐसे टीचर को लेके आ रहा हूं जिनके पास 25 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है कॉपी चेक करने का। जी हाँ बिल्कुल, 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक की है सर ने, वो भी 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और वो आपको आज ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल टॉप कर सकते हैं, थोड़ी भी मेहनत करो तो सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। चाहता हूं स्वागत आपका एक बुके से किया जाए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया यहाँ पे आने के लिए। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बोर्ड एग्जाम में भी काफी बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं और बहुत सारे इतने कंफ्यूजन इन बच्चों को कि यार मतलब बोर्ड एग्जाम में 2 पेन यूज करें या नहीं करें, राइटिंग कैसी हो, इस तरह की तमाम चीजें हैं। लेकिन इन सब क्वेश्चन के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये है मेरा कि न्यूज में भी आ रहा है और हर जगह आ रहा है और हर जगह बच्चा इस बात से डरा हुआ है कि यार इस बार बोर्ड एग्जाम का पेपर टफ आने वाला है। तो आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि क्या सच में पेपर टफ आने वाला है? देखिए, बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। और अब ये अफवाह कैसे चल रही है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल जो प्रश्न पत्र तैयार करवाता है वो बहुत ही गोपनीय तरीके से होते हैं और अपन इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जब बहुत ही गोपनीय तरीके से होते हैं तो कठिन प्रश्न आने वाले हैं, सरल प्रश्न आने वाले हैं। इस तरह का पूर्वाग्रह लिखना अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक कि कठिन प्रश्न की बात है, सरल प्रश्न की बात है, तो बाकायदा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने ब्लूप्रिंट जारी किया है और प्रश्नों का स्तर भी इसमें बताया गया है कि इसमें सबसे पहले तो 40% क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, बाकी 40% जो होंगे सब्जेक्टिव होंगे, 20% जो होंगे वो एनालिटिकल होंगे। तो विशेष करके वो बच्चे जिनको कि लगता है कि शायद वो ठीक से पास नहीं हो पाएंगे या बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी है और किसी वजह से अगर वो नहीं भी कर पाए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मैं समझता हूँ कि एग्जामिनेशन खत्म होने में लगभग 1.5 महीना है। और इस 1.5 महीने में भी यदि वो कुछ प्रश्नों को तैयार कर लें, उनके उत्तरों को लिखने की प्रैक्टिस कर लें तो पास हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस में ना आए। ये पूरी अफवाह है कि प्रश्न पत्र कठिन आने वाले हैं, बिल्कुल प्रश्न पत्र कठिन नहीं आएंगे। सामान्य तौर पर जैसे प्रश्न पत्र होते हैं वैसे ही आएंगे। ठीक है। लेकिन सर इसके अलावा एक ये भी चल रहा है कि इस बार जो हमारा पेपर आने वाला है उसके पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है। आई थिंक ऑब्जेक्टिव टाइप का जो नंबरिंग है वो थोड़ा बढ़ाया गया है, सब्जेक्टिव का थोड़ा कम किया गया है, इस टाइप का चेंज हुआ है इसमें? जी, जैसे मैंने बताया इसमें 40% क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव किए गए हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा दिए गए हैं। तो इसमें उद्देश्य भी यही है कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा डीप पढ़ाई करे और छोटे छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान दे। मतलब कहने का मतलब ये कि इस बार हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देने के साथ फैक्टों को थोड़ा सा अच्छे से याद करें, ज्यादा बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और विशेष करके वो बच्चे जिनको कि लगता है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे, छोटे प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छे मार्क्स उनके आएंगे। ठीक है भैया, तो सर का से बात करने के बाद जो कंक्लूजन निकला वो यही है कि आप ना ये जो इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े से ज़्यादा आने वाले हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस किया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं शुरुआत इस क्वेश्चन से करना चाहूँगा जो मुझे एक टाइम पे सबसे ज़्यादा परेशान करता था। मतलब मेरी क्लास में हर बच्चा 2 पेन लेके जा रहा है, मैं अकेला इकलौता इंसान था जो 1 पेन लेके जा रहा हूँ। तो बोर्ड एग्जाम में 2 पेन लेके जाना और 2 पेन से लिखना या 1 पेन से लिखना, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है या फिर क्या चीज़ है? मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि बोर्ड के जो निर्देश हैं कि इसमें ब्लू और ब्लैक पेन दोनों स्टूडेंट यूज कर सकता है। अच्छा। तो वैसे जहां तक मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा है कि हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया जाए और नॉर्मल जो अंदर एक्सप्लेनेशन करना है उसमें ब्लू पेन का इस्तेमाल किया जाए। जो मेन पॉइंट्स हैं उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट किया जा सकता है, अंडरलाइन किया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, तो कलर कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उस उत्तर को किस तरह से लिख रहे हैं। तो पेन का जो रंग है, उस जो इंक है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इससे परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है। और ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई और यूज ना किया जाए तो ज्यादा बेटर है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें पूरा कलर कोड है
कि जब कॉपी चेक होती है तो उसमें जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, चेकर जो होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो रेड पेन से मार्क्स देते हैं। इसी के साथ साथ इसमें डिप्टी वैल्यूअर होते हैं, डिप्टी हेड वैल्यूअर होते हैं, तो उनके लिए अलग कलर्स होते हैं, ग्रीन पेन का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ब्लू और ब्लैक कलर्स जो हैं वो अलाउड हैं। अच्छा अच्छा, तो देखो भैया कंक्लूजन ये है कि आप स्टूडेंट ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। देन टीचर, जैसे कि सर ने इनकी आपकी कॉपी चेक की तो सर रेड पेन यूज करेंगे, और मान लो कोई कॉपी दोबारा चेक होती है तो फिर वो कोई दूसरा ग्रीन कलर से होती है, ग्रीन कलर यूज होता है। तो इसलिए फालतू के दूसरे कलर यूज ना करते हुए सिर्फ ब्लैक और ब्लू का यूज किया जाए। इसी के साथ और बात करते हैं सर, एक चीज सबसे ज्यादा मुझे परेशान करती है, क्योंकि अब तो मैंने राइटिंग सुधार ली है, पहले मेरी राइटिंग बहुत गंदी हुआ करती थी और मैं आधा तो इस चीज में परेशान कि यार राइटिंग का क्या करें। तो राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है बोर्ड एग्जाम में, कि यार राइटिंग अच्छी होगी तो अच्छा नंबर मिलेगा, या राइटिंग खराब होगी तो खराब नंबर मिलेगा। ये बात सही है कि हैंड राइटिंग का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, ये बात बिल्कुल अच्छी है। लेकिन मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि हैंड राइटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई एक दिन में सुधर जाएगी। तो आपकी हैंड राइटिंग अगर आपको लगता है कि अच्छी नहीं है तो उसके बारे में भी परेशान आप ना हो। यहाँ पे मुख्य जो विषय है वो यही है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है। यदि आपका कंटेंट अच्छा है, आप अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि हमारी हैंड राइटिंग ऐसे हो, हम शब्द ऐसे लिखें कि जो पठनीय हो, जो ठीक से जिनको पढ़ा जा सके। यदि हम कोई डायग्राम भी बनाते हैं तो ऐसा होना चाहिए जो कि ठीक से समझ में आए। बाकी हैंड राइटिंग वाली जो बात है तो वो एक दिन में सुधरने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर आप उसमें परेशान भी होंगे तो उससे कुछ ये चीज़ एक दिन में सुधरने वाली नहीं है। उसको आप सुधार के लिए आगे उसका आप इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के सर ने भी बच्चों को देख लिया है कि भैया एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इनका लेवल कितना है। एक दिन में राइटिंग सुधरेगी नहीं आपकी, इससे बढ़िया है कि राइटिंग का ना इतना सुधार लो बस कि सामने वाला कोई पढ़े तो उसको समझ में जाए कि अच्छा हाँ ये लिखा है। ठीक है, बस इतना भी कर लोगे तो पर्याप्त है। इसके अलावा सर जैसे एक बात हो रही है कि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है उस पूरे पेपर को सोल्व करते वक्त जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते थे, जैसे मेरे आदत ऐसी थी कि यार मैं ना पहले, या फिर कोई भी बच्चा हो, जैसे मैं बच्चे ही था उस टाइम पे तब, कि यार मैं बड़े क्वेश्चन पहले कर दूं ताकि ऑब्जेक्टिव वगैरह सब बाद में टाइम कम बचा तो फटाफट कर दूंगा। तो मैं चाहता था बड़े क्वेश्चन पहले करूं, लेकिन पैटर्न ये बोलता है कि पहले आप ऑब्जेक्टिव करो, देन आप 2 नंबर के, फिर 4 नंबर, इस तरीके से चलो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम पहले बड़े क्वेश्चन कर दें फिर बाद में ऑब्जेक्टिव करें, इस टाइप से कुछ? देखिए, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। और आइडियल कंडीशन की अगर बात करें तो आइडियल कंडीशन में तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़े। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करे। बल्कि मैं तो स्टूडेंट को ये सलाह देता हूँ कि उसको 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े। ठीक है, मान लीजिए अगर 10 मिनट तक पढ़ता भी है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर स्टूडेंट को लगता है कि बहुत अच्छा है, मार्क्स हैं और सारे क्वेश्चन वो कर सकता है, तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में अगर हल करेंगे तो इट इज द बेस्ट। क्योंकि इससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको बहुत आसानी हो जाती है। तो ये बेस्ट वे है ये। लेकिन चूंकि ये पैटर्न सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ बहुत ही मेरिटोरियस होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे तैसे चाहते हैं कि पास हो जाएं। तो अगर ऐसा लगता है कि शुरू वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना शायद इतना अच्छा नहीं होगा या उनको ठीक से आंसर नहीं किया जा सकता, तो जिस क्वेश्चन का भी आंसर अच्छे से दिया जा सकता है उसको सबसे पहले लिखा जाए। लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स गलती अक्सर करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का जो नंबर रहता है वो नहीं लिखते हुए वो उनके हिसाब से 1 2 3 4 5 करते हैं। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि इस वजह से भी कभी कभी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं भी यही सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर उनको लगता है कि सारे क्वेश्चन वो सोल्व कर सकते हैं तो उसी सीक्वेंस में करें जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि सारे क्वेश्चंस वो नहीं कर पाएंगे तो जिसमें वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करें। क्योंकि इसका भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जो भी कॉपी चेक करता है, जब उसको लगता है कि स्टूडेंट शुरू में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है और जो आंसर्स वो दिख रहा है वो टू द पॉइंट लिख रहा है, तो आगे के क्वेश्चंस में भी वो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है। तो इससे स्टूडेंट्स को एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो भैया सर ने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं मेरी तरफ से ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे सर ने जो बात बोली बहुत सही बात है कि पहले पूरा पेपर 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। बट मेरे साथ कंडीशन दूसरी थी सर। मेरे साथ ऐसा कि हम उस टाइम पे पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे। बाद में फिर जब पता चला कि यार घर बार में अपने को पढ़ना बहुत जरूरी, तो फिर पढ़ाई कर ली। लेकिन उस टाइम पे दिक्कत ये होती थी, मैंने भाई पूरा पेपर पढ़ लिया 1 बार तो मेरा देव से हल नहीं होना फिर तो वो क्यों, क्योंकि फिर ये पता है कि ये आगे 5 तो मेरे को आई नहीं रहे, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को करना ये 5 है या फिर ये 1 ही करना, तो मैं 1 ही पढ़ता हूँ, दूसरा पढ़ता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो दूसरा अगर नहीं आता है तो वो पहले वाला भी भूल जाते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, जिस बच्चे को ऐसा लगता है यार कि मेरे को डर लग रहा है पूरा पेपर पढ़ने के बाद में होगा कि नहीं होगा, तो वो 1 पढ़ो, 1 सोल्व करो। लेकिन सर ने जो बताया है ये उन बच्चों के लिए भाई जिसने साल भर पढ़ाई करी है, ठीक है, जो लास्ट दिन जा रहा है पेपर देने, उसके लिए तो मैं जो बोल रहा हूँ वो कर लेना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।
ऐसा होता होगा सर, मतलब बिल्कुल सही है, मेरे साथ तो हुआ है सर। सही है। इसके अलावा सर बात करते हैं एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी आपने बोला भी था कि यार ये क्वेश्चन में नंबरिंग करते बच्चा, जी हाँ। नंबरिंग में एक होता है लाइन खींची हुई आती है पहले से, बिल्कुल। और हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे नेता बनते हैं, वहां पे एक लाइन और खींचेंगे अलग से, एक लाइन आगे भी खींचेंगे, एक लाइन पेपर के पीछे भी खींचेंगे लाइन, ताकि प्रॉपर सेट कर सकें। तो ये क्या लाइन खींचना पहली बात सही है? ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मार्जिन के लिए काफ़ी जगह दी गई होती है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको एग्जामिनर की नज़र में ये साबित करना है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉपीज़ वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पेजेस की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका कंटेंट मायने रखता है। तो अक्सर जैसे मैंने कॉपी जो चेक करी उसमें ये भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट एक पेज पे 1 या 2 लाइन लिखते हैं, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पेज पे जो है वो आंसर लिखने लग जाते हैं। तो जब कॉपी चेकर चेक करता है कॉपी, तो बार बार पलटने से भी उसको इरिटेशन होता है, उसको लगता है कि इसको ज़्यादा लिखना आता नहीं है और ये जो है ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसमें अनावश्यक पेज बर्बाद करें, आप पेज बर्बाद ना करें। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट कम पेजेस में हो सकता है तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मायने ये रखता है कि आप टू द पॉइंट कितना लिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अपने आप को न्यूटन आइंस्टाइन ना समझे, वो जो लाइन खींचने की जरूरत अपने को नहीं है, उसके नंबर भी कट जाते होंगे सर कि ऐसा तो कुछ नहीं। अब नंबर तो नहीं कटते, लेकिन कहीं ना कहीं इरिटेशन जो है कॉपी चेक करने वाले को होता है, तो उसको इरिटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये देख लेना आप, तुम्हारे हिसाब से वो लाइन नहीं खींचना अपने को। और दूसरी बात सर ये कि क्वेश्चन का जो डालते हैं ना कि जैसे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर जी, तो ये जैसे बीच में लाइन में ऊपर डाल दिया अपन ने, तो क्या ये वहां पे डालना या फिर उसके लिए स्पेसिफिक जो जगह होती है उसमें डालना चाहिए? ये दोनों जगह कर सकते हैं, ये तो हाँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, थोड़ा बोल्ड ही हो, थोड़ा बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे जो भी कॉपी चेक करते हैं उनको फ्रंट पेज पे भी उसकी मार्किंग करना पड़ती है, उसकी एंट्री करना पड़ती है। तो ये थोड़ा बोल्ड लिखें, बड़ा लिखें, अच्छी बात है। ठीक है। और बहुत बार ये दिमाग चलता है बच्चों का, खुरापाती दिमाग, कि जितनी काफी भरेंगे उतने नंबर मिलेंगे। नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, कि अगर अनावश्यक बहुत ज़्यादा लिखा जाएगा तो उससे भी कॉपी चेक करने वाला जो होता है उसको इरिटेशन होती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्पेशली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके पास अगर आपको लगता है कि इसको आप अच्छे से इसका आंसर लिख सकते हैं, तो आप उसमें लिखें, उसमें कमी ना करें। और जहाँ तक कि कॉपी भरने की बात है, तो इसमें क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ठीक है। और सर जैसे मैथ्स साइंस वाले सब्जेक्ट में तो ठीक है, बट जो थ्योरिकल सब्जेक्ट हैं उनमें बच्चों का दिमाग ये चलता है कि यार हेडिंग याद कर लो, हेडिंग जैसे बुलेट पॉइंट है वो याद कर लो, और अंदर डेस लगा के कुछ भी लिख दो, गाना लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो क्या अंदर की चीजों को नोटिस किया जाता है इतने अच्छे से? मतलब उस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। जैसे कि आपने कहा कि खासतौर से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें ये बात सही है कि पॉइंट वाइज लिखे जाते हैं, उसमें हेडिंग्स लिखी जाती हैं, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अब चूंकि बोर्ड में भी कॉपी चेक करने पर भी प्रेशर रहता है कि भाई आपको इतनी कॉपी चेक करना है, तो वैसे तो वो पूरा एक अंदाज लग जाता है कि स्टूडेंट कितना जो है इसको नॉलेज है। तो इसमें अनावश्यक लिखने से भी फायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लिखेंगे तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं फिर ये भी कहना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट किसी भी प्रश्न को अनआंसर्ड नहीं छोड़े, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। तो इसलिए अगर स्टूडेंट को लगता है कि इसका उत्तर लगभग ये है या ऐसा हो सकता है, तो लिखे ज़रूर, इससे उसको फायदा मिलेगा, इससे नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अब सर मैं एक क्वेश्चन आपसे बच्चा बन के पूछ रहा हूँ। जी हाँ। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो मैं 10th क्लास का कोई स्टूडेंट हूँ, जी, ठीक है, और मैं पढ़ने में फॉर एग्जांपल के लिए बहुत कमजोर हूँ, जो कि अब नहीं रहा, पहले था मैं भी कमजोर। तो मान लो मैं बहुत कमजोर हूँ पढ़ने में, और मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी आई, मैंने कॉपी में लिख दिया, और कॉपी में मैंने लिख दिया कि सर मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मैंने जबकि लिखा झूठ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गरीब घर से नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया कि सर मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरी मम्मी किसी के यहाँ कपड़े बर्तन धोती है, या फिर फलाना ढिमकाना, पापा नहीं है, और आपको कसम है सर अगर मुझे पास ना करो तो। और ये कॉपी आपके पास चली गई, अब आप इसको पढ़ रहे हो, देख रहे हो जी, अब आप क्या करोगे उस कंडीशन में? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, इस तरह के नोट्स बच्चे अक्सर लिखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के नोट्स लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी कॉपी चेक करने वाला होता है उसको मालूम है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से लिखने से फायदा नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप पास हो जाएंगे। और जहाँ तक कि टीचर की बात है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो कि किसी स्टूडेंट को फेल करना चाहेगा। वो भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेके चलता है, और अगर उसको कहीं से भी कोई गुंजाइश लगती है कि इसको कहीं मार्क्स दिए जा सकते हैं, तो वो बिल्कुल मार्क्स देगा, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो कि पास होना जिनका मुश्किल होता है। तो अनावश्यक नोट्स लिखना से एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कारगर नहीं है।
ठीक है सर। अभी ये जैसे आपने बोला कि ऐसी गुंजाइश टीचर को दो कि वो आपको पास कर सके, तो जी। बच्चा मान लो कोई बच्चा उसको कुछ आता नहीं है, लेकिन वो ऐसी क्या चीज कर सकता है कि टीचर को भी मौका मिले कि उसको पास कर पाए? तो ऐसा क्या करे बच्चा एग्जाम की कॉपी में कि टीचर भी उसको पास करने में थोड़ी सी हेल्प कर पाए? तो मैं इसमें तो यही कहना चाहूंगा कि 100% वो अगर गलत लिख रहा है तो उससे तो फिर कोई उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि कॉपी चेक अगर वैसे ही हो जाएगी तो फिर एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, वो जैसे मैंने कहा कि कोई भी टीचर जो रहता है एक बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण लेकर चलता है, तो उसका कभी उद्देश्य नहीं रहता है कि वो स्टूडेंट्स को फेल करे। ठीक है। और विशेष करके कभी स्थितियां ऐसी बनती है कि कोई बच्चा फेल होने वाला है तो वो पूरी गुंजाइश निकालता है कि इसको कहाँ से मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने बच्चों को भी सलाह दी है कि किसी भी क्वेश्चन को आप अनआंसर्ड नहीं, उसको जो है नहीं छोड़ें आप। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता भी है कि स्टूडेंट को उसका आंसर पता होता है लेकिन शायद वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है और उसका आंसर नहीं लिखता है, जबकि हो सकता है जो उसने आंसर लिखा हो वो सही हो। या कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ आंसर सही हो कुछ गलत हो। मान लीजिए अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है और उसमें से उसने कुछ पार्ट कर दिया और उसको मान लिया 1 या 2 नंबर मिल गए तो उसकी वजह से वो पास हो सकता है। या कभी कभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन आने वाली होती है, 75% में डिस्टिंक्शन बनती है और मान लीजिए उसको 73 या 74 मार्क्स आ गए, तो अगर जरा सी भी कोई गुंजाइश होती है तो उसको 1 या 2 मार्क्स आसानी से दिए जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी आंसर को लिखने में आप पीछे नहीं रहें और उसका आंसर जरूर लिखना चाहिए। कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपकी जो कॉपी आई है उसमें आप कोशिश करें कि आप पूरे क्वेश्चन के आंसर लिख के आएं। आपको अगर मान लो नहीं भी आता है, फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप मान लो कोई चैप्टर है, मान लो तुलसीदास के चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया है, आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो आप उसी चैप्टर की स्टोरी से रिलेटेड कुछ लिख दीजिए। बिल्कुल। मतलब कंटेंट बिल्कुल सेम ना हो चले लेकिन कुछ तो मैच करे। अब आप वहाँ आप साजन साजन गाना लिख के आ रहे हो तो उसमें मजा नहीं आएगा, फिर वो चीजें बिगड़ जाएंगी। ऐसी चीजें तो फिर नहीं लिखना चाहिए, इससे तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि इससे तो स्टूडेंट के बारे में पता चलता है कि बिल्कुल नॉन सीरियस है ये। तो इस तरह की अनावश्यक चीजें तो लिखना ही नहीं चाहिए। हाँ, कंटेंट कम से कम कुछ थोड़ा बहुत मिलता हुआ होगा तो उसको जरूर कहीं ना कहीं उस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, मतलब गलत भी हो लेकिन थोड़ा तो मैच करे कम से कम, तो वो चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा सर जैसे गलतियां, मान लो फॉर एग्जांपल एग्जाम में कुछ चीजें लिखी जा रही है और गलतियां हो गई, उसमें गलतियां हो गई मतलब एक लाइन पूरी गलत कर दी, लिखने के बाद समझा अच्छा ये आंसर तो मैं तो अथवा वाला लिख रहा था, ये लिख नहीं रहा था, पूरी लाइन गलत कर दी। अब उसको काटने का एक जो तरीका होता है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते, काट दिया। बहुत बच्चे उसको गिपड़ चिपड़ मतलब पेज जब तक नहीं फटेगा जब तक पेन चलाते बंद नहीं होंगे। तो काटने का, उसको क्रॉस करने का क्या एक सही तरीका हो सकता है बोर्ड एग्जाम में? हाँ, जैसे कि आपने प्रश्न किया है कि अगर किसी आंसर में कोई गलती हो गई है और उसमें गलती अगर छोटी है तो उसको, उस शब्द को या उस वाक्य को आप 1 या 2 लाइन से जो है काट सकते हैं ये। और अगर आपको लगता है कि ये आंसर में कुछ ज़्यादा ही गलतियां हैं तो उसको आप पूरी तरह से क्रॉस कर दें और क्रॉस करने के बाद उसकी नई नंबरिंग करें, उसको दोबारा से लिखें और फिर करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मतलब नंबरिंग अपने को वापस से कर दे तो ज़्यादा बेहतर। नंबरिंग दोबारा से कर दें उसकी, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है कैंसिल मान लिया जाएगा। और यदि सर मान लो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते वक्त कोई बच्चा 1 नंबर से ही फेल हो रहा है मात्र जी, तो क्या उसको पास करने के लिए टीचर भी एफर्ट मारते हैं? हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा कि टीचर जो रहता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण लेकर चलता है और कभी भी किसी टीचर का ये उद्देश्य नहीं रहता कि किसी बच्चे को फेल किया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कॉपी को कई बार पढ़ने के बाद भी उसमें कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं निकलती है। जब गुंजाइश नहीं निकलती है तो उसको फेल करना पड़ता है। और जहाँ तक कि मेरी व्यक्तिगत बात है, मेरा जो अनुभव है, तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि कोई स्टूडेंट फेल ना हो। तो इसीलिए मैं भी स्टूडेंट को यही सलाह दे रहा हूँ कि आपको आंसर जैसा भी आता है उस लिखने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि पास या फेल होना मैं समझता हूँ कि 1 या 2 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा अगर अंतर है तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए अगर किसी के 10 या 12 मार्क्स आ रहे हैं और चाहिए उसको 33, तो इतना बड़ा गैप जो फिल नहीं किया जा सकता। मानवीय दृष्टिकोण जो है वो 1-2 मार्क्स का ही हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, उससे क्वालिटी में गिरावट आती है। इसके अलावा सर एक और चीज देखी गई है, एमपी बोर्ड के अंदर एक पैटर्न चलता है कि हर बार लैंग्वेज वाले जो पेपर होते हैं वो पहले ही होते हैं। जैसे हर बार हिंदी का होता है, इस बार हिंदी का खैर लास्ट में चला गया, पर इंग्लिश का फिर भी पहले। तो लैंग्वेज पेपर हर बार पहले रखे जाने के पीछे क्या एक रीजन होगा, साइकोलॉजी या किसी भी तरीके से वो क्या रीजन होगा, वो आप थोड़ा सा बताइए। आमतौर पर मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज के पेपर रखने से का उद्देश्य यही होता है कि अगर मान लीजिए कोई कठिन विषय जैसे गणित रख लिया जाए, तो अब गणित जो है उसमें जो है बच्चे की समझ काफी अच्छी होना चाहिए, तभी जाके वो क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। लेकिन लैंग्वेज की जहां तक की बात है तो मैं समझता हूँ कि बच्चा कुछ तो लिख सकता है, तो एक अच्छा उसको स्टार्ट मिले तो, और साइकोलॉजिकल बेनिफिट स्टूडेंट को मिले ताकि आगे के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से सोल्व कर सके। इसीलिए इजी क्वेश्चंस जो हैं या इजी क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो रखे जाते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा एक आसान लगे और आगे की जो भी उसको एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें वो परेशान ना हो।
तो भैया आपके लैंग्वेज पेपर पहले होते हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि इजी पेपर पहले होते हैं, ताकि आपका जो मोरल डाउन ना हो। पता चले मैथ्स का पेपर पहले रख दिया, मैथ्स में फेल हो गए, अगले पेपर देने ही नहीं जा रहे हैं, तो ये दिक्कत ना हो, इसलिए आपके लैंग्वेज पेपर पहले होते हैं। यही रीजन है मेरे ख्याल से। जी हाँ, जी हाँ। जी बिल्कुल सर। इसके अलावा मैं काफी क्वेश्चन है सर जो प्रिपेयर करके लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर कमेंट करते रहते हैं, उनके सारे कमेंट लिख के लेके आया हूँ। बिल्कुल आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि यहाँ पर ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और हर एक बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं तो बच्चों से यही कहूंगा कि अगर आपने साल भर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और किसी कारण से अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो भी आप परेशान ना हो, या कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाएं जिससे कि आपके माता पिता को, आपके स्कूल को, समाज को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। सर एक चीज और आती है, जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते तो सुना है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस तो मेरे साथ भी कभी नहीं हुआ है जी। कि जो कॉपी होती है उसमें बच्चे पैसे रखे आ जाते हैं, 200, 500, 1000 के नोट रखे आ गए, 2000 का नोट रखे आ गए, सर मुझे पास कर देना। तो ऐसा कभी हुआ कि आपको कॉपी चेक करी उसमें पैसे निकले, फिर आपने क्या किया उसका? अब इस तरह की जो बातें हैं, वैसे तो खैर ये लीगली तो गलत है, क्योंकि एक तरह से अगर आप मान लीजिए उसमें कुछ मनी रख रहे हैं तो एक तरह से ये रिश्वत की श्रेणी में आती है। लेकिन अब चूंकि बच्चे बहुत नासमझ होते हैं तो इसलिए हम इस तरह के उसके कानूनी पहलुओं की बात हम नहीं करेंगे। अच्छा, इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? कानूनी कार्रवाई बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि ये तो देख लेना तुम्हारे हिसाब से क्या होता है सर कानूनी कार्रवाई में? सजा होती है या रस्टिकेट करते, क्या होता है कानूनी? अब इसमें तो काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन चूंकि बात यही है कि बच्चे जो रहते हैं ये माइनर्स रहते हैं, इनमें इतनी समझ नहीं होती है, तो इसलिए एक मानवता का परिचय देते हुए, संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है उस केस को, और वहां पे उसको रफा दफा कर लिया जाता है। लेकिन इस तरह की चीजें ठीक नहीं है, और बिल्कुल मैं बच्चों को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी तरह के नोट लिखने से या नोट रखने से कोई पास नहीं होता है। सही है। बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, आप ठंडे दिमाग से पढ़ाई करें, और अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी समय आपके पास है, काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पास आसानी से हो सकते हैं। इस तरह के अगर आप शॉर्ट ट्रिक से ढूंढेंगे तो ये कारगर साबित नहीं होंगे। सही बात है सर। तो भैया कॉपी में पैसे वैसे ना रखें, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के तहत सजा भी हो सकती है, और सर जो बता रहे पता नहीं भाई क्या क्या होगा, इससे अच्छा पढ़ाई कर लो। पता चले घर वाले टिप्पण लेके जेल में आ रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा फिर। ठीक है, इसलिए पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से। इसके अलावा सर ऑब्जेक्टिव जैसे मान लो सोल्व करते हैं बच्चे, तो अपन ने पैटर्न मान लो फॉलो वही किया जो पेपर का है, ऑब्जेक्टिव पहले कर दी मान लो। किसी भी बच्चे ने मान लो ऑब्जेक्टिव किए पहले, अब उसने ऑब्जेक्टिव करे, और उसने जब करे तो उसने गलत कर दी, उसको आते नहीं थे, और थोड़ी देर बाद पता चला कि कहीं कहीं से जुगाड़ तुगाड़ हो गए और उसको सही ऑब्जेक्टिव पता चल गए। तो अब उनको पूरा को काट के, जैसे मान लो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था उसका काट के, मान लो सत्य था, उसने काटा, उसको असत्य कर दिया, तो क्या वो काटने पे वो वापस चेंज करते हैं? क्योंकि ऐसी मेंटेलिटी बनी हुई है कि ऑब्जेक्टिव आपने काट के करा मतलब दूसरी बार आपने सीटिंग करके लिखा है, तो क्या एग्जामिनर भी वो दूसरे वाले को मान्य नहीं करता फिर? ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जहां तक कि एक बार लिखे हुए उत्तर की बात है तो उसको चेंज करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि भाई उसको बाद में उसकी जानकारी मिल गई हो। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा अगर वो उत्तर परिवर्तित कर रहा है तो किसी गलत तरीके से उसको जानकारी मिली है। ये भी होता है क्योंकि 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है, और कभी कभी वो चीज़ उस समय ध्यान में नहीं आती है, बाद में जो है वो ध्यान में आ जाती है। तो तरीका उसका यही है कि आप उसको काट दीजिए, और काटने के बाद उसके साइड में आप उसका सही उत्तर लिख सकते हैं। तो जो आप सही उत्तर लिखेंगे वो मान्य किया जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी सबसे बड़ा चल रहा है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस चीज में बच्चों को, बेस्ट ऑफ 5 का सिस्टम। जी हाँ। तो बेस्ट ऑफ 5 का क्या सिस्टम है इस बार? मतलब हट रहा है, रह रहा है, या फिर क्या इंप्लीमेंट होगा इसमें आगे, वो थोड़ा सा बताइए। जी, जैसे कि अगर हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें तो ये काफी साल से बेस्ट 5 सिस्टम चल रहा था। आपको मालूम है कि 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है अपेयर होता है। चूंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और विशेष करके हाई स्कूल का जो रिजल्ट है बहुत डाउन जा रहा था, और ये भी देखने में आ रहा था कि किसी एक विशेष विषय के कारण हमारे जो बच्चे वो आत्मघाती कदम उठा रहे थे, और ये बहुत ही दुर्भाग्य का कारण है कि बच्चों को आत्महत्या भी करना पड़ी। तो कहीं ना कहीं शासन ने इस तरफ ध्यान दिया और परीक्षा पद्धति में बदलाव करी कि यदि 6 में से बच्चा एक विषय में नहीं पढ़ पाता है तो उन 5 विषयों को आधार मानकर उसको पास किया जा सकता है। तो ये पैटर्न काफी समय से चल रहा था, लेकिन हाल ही में जो परिवर्तन किया गया है, तो मैं विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहूंगा कि बेस्ट 5 का ये आखिरी साल है, और अगले वर्ष से पूरे 6 विषयों में पास होने पर ही पास माना जाएगा। अच्छा, मतलब इस साल भाई जो 10th में है वो याद रख लेना, इस बार बेस्ट ऑफ 5 का लाभ आपको मिल रहा है। जी हाँ। अगले साल से भाई 6 पेपर में ही पास होना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाएंगे। एक में भी फेल हुए सर तो फेल। हाँ, अगर उसमें फेल होंगे तो फिर उनका री एग्जाम होगा। हाँ, वो जैसे कि आजकल जो बोर्ड ने स्टार्ट किया है एमपी बोर्ड ने कि 2 बार एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है वो उनपे अपीयर होना पड़ेगा, तब जाके वो पास माने जाएंगे। ठीक है, 2 बार एग्जाम से सर मुझे याद आया, ये 2 बार एग्जाम हर साल होंगे अब? हाँ, अभी जो पिछले साल से पैटर्न चेंज किया है, इसमें 2 बार एग्जामिनेशन का सिस्टम लागू किया गया है। ठीक है, अब जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम बच्चे ने दिया,
बच्चा मान लो फेल नहीं हुआ, पास हो गया, लेकिन उसके बने 40% और जी। उसको ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे को एक बार और मौका मिले तो मैं उसका शायद 60% या 70% या 90 तक भी बना सकता हूँ। तो क्या वही बच्चा जो पास हो चुका 40% लिखा है फर्स्ट एग्जाम में, वो सेकंड एग्जाम दे सकता है? हाँ, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इंप्रूवमेंट। इसका उद्देश्य यही है कि अगर किसी वजह से भी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, हो सकता है कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो अपग्रेड कर सकता है। और सर मान लो उस बच्चे ने दिया एग्जाम, 40% उसके बने थे, उसने एग्जाम दिया और उसके साथ चोट हो गई, मान लो फेल हो गया फिर सेकंड एग्जाम में, तो फिर वो फेल माना जाएगा कि पास माना जाएगा? तो पास माना जाएगा। पास मतलब फर्स्ट, मतलब जिस एग्जाम में ज्यादा परसेंट बने वो उसके मान्य हो जाएंगे। जी जी। ये तो बेस्ट है, मतलब भाई आपके पास 2 मौके मिलते देने को, मतलब आपका पूरा साल खराब ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम कर दिया अब तो, कि आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो 2-3 महीने के अंदर और फिर से एग्जाम दे दो, तो बेस्ट है सर ये तो। जी। और इसके अलावा सर जैसे मैं बात करता हूँ कि अभी ये कॉपी चेक होती है, जी हाँ। तो कॉपी में बहुत बार ऐसा सुनने जाता है कि जान पहचान में चीटिंग हो जाती है, तो ये तो नॉर्मल चीज है, चलो अब तो बंद ही हो गया जहां तक मुझे पता है चीटिंग का। लेकिन ऐसा भी होता है कि यार पहचान वाले की कॉपी, जैसे आपने अभी तक 25 सालों से आप कॉपी चेक कर रहे हैं, जी हाँ। कभी ऐसा हुआ कि किसी जान पहचान के किसी स्टूडेंट रिलेटिव की कॉपी आपके पास आ गई? देखिए, मैं बच्चों को अच्छी तरह से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये कॉपी चेकिंग का सिस्टम है, बहुत ही गोपनीय तरीके से होता है। अच्छा। और जो भी कॉपी चेक कर रहा होता है उसको ये पता नहीं होता कि ये कॉपी किस जिले की है, किस केंद्र की है। तो ये पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि करीब करीब इम्पॉसिबल है कि ये किस पर्टिकुलर स्टूडेंट की कॉपी चेक की जा रही है, क्योंकि उसमें कोई रोल नंबर नहीं होता है। हाँ। और नाम तो होता ही नहीं है। सही है। तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों को अपने दिमाग में ना लाएं, और मैं विद्यार्थियों से यही अनुरोध करूंगा कि पूरा ध्यान अपने पढ़ाई की तरफ लगाएं। पूरा जो हमारा सिस्टम है बहुत ही पारदर्शी सिस्टम है, और इसमें कहीं किसी भी तरह से ये सब कुछ नहीं होता है, ये गलत है ये। ठीक है। और सर एक चीज और सुनने को आती है कि यार बच्चा जब टॉप करता है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो किसी बच्चे के 95% बने या फिर मान लो 85 से ऊपर बने, तो उसकी कॉपी 2 बार चेक होती है क्या? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम होता है इसमें एक तो वैल्यूअर होता है जो कॉपी चेक करता है। हाँ। उसके ऊपर डिप्टी हेड वैल्यूअर होता है, जैसे कि 4 या 5 जो वैल्यूअर्स होते हैं उसके ऊपर डिप्टी हेड वैल्यूअर होता है, और उसके ऊपर एक वैल्यूअर होता है, ये हेड वैल्यूअर होता है। तो अगर किसी स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स आ रहे होते हैं तो उसकी कॉपी दोबारा से चेक होती है, और फिर हर प्रश्न को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। ज्यादा मतलब कितने? 85, 95 के? हाँ, अगर 90 ये क्रॉस कर रहा है तो। अच्छा, 90 से ऊपर क्रॉस हाँ, कर रहा है तो 90 कॉपी 2 बार चेक 90 अगर ये क्रॉस कर रहा है तो उसकी कॉपी दोबारा चेक होती है। ठीक है। और फिर बहुत ही छोटी छोटी सी जो गलतियां होती हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, और अगर लगता है कि इसने आंसर बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिया है तो फिर उसके मार्क्स काटे जा सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी बहुत कम मार्क्स से भी आते हैं, स्पेशली जीरो, तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के 0 मार्क आ रहे हैं तो उसकी कॉपी को रीचेक किया जाए। अच्छा। क्योंकि शासन का भी ये मानना है कि अगर स्टूडेंट इतने साल से पढ़ रहा है तो 0 अगर मार्क आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उसका दिमाग कुछ तो है, कुछ तो लिखा होगा उसने। हाँ, सही तो अगर कुछ भी उसको लिखा है तो 1 या 2 मार्क्स उसको जरूर दिए जाए, ऐसे निर्देश रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और जैसे मान लो किसी बच्चे की कॉपी चेक हुई, 90 से ऊपर परसेंट आए, कॉपी चेक हुई उसकी, 2 बार चेक हो गई कॉपी, जी। तो 2 बार कॉपी चेक करने में घट भी सकते नंबर? ये दोबारा चेक करने का उद्देश्य यही रहता है कि जो उसने उत्तर लिखा है क्या वो परफेक्ट है। हाँ। अगर वो परफेक्ट उत्तर नहीं है तो उसके मार्क्स कम भी किए जा सकते हैं। और बच्चे हैं, जैसे मान लो बच्चे ने लिखा है और बच्चे का सब कुछ बढ़िया है, आंसर बहुत ही बढ़िया शानदार लिखे हैं और फॉर्मेटिंग वगैरह हर एक चीज प्रॉपर है, बस बच्चे में इतनी सी कमी है कि वो बेचारा लिख रहा है तो मात्रा की गलतियां बहुत सारी हो रही है, जैसे जहाँ छोटी की लगानी वहाँ बड़ी लगा रहा है, जहाँ छोटा लगाना वहाँ बड़ा लगा रहा है, ये 2 ही मात्रा गलती होती है बेसिकली। जी हाँ जी। तो ये गलतियां हो रही है, और मान लो ये पूरे पेपर जितना आपने सोल्व किया पूरे में है, बस ये एक ही गलती है उसके, बाकी पूरा पेपर सही है, तो इस गलती के पूरे पेपर में कितने मार्क्स मैक्सिमम काटे जा सकते हैं? अब जैसे कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स बता रहे हैं या मात्राओं की बात है, तो ये भाषा में ज्यादा इसका ध्यान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हिंदी विषय की हम बात करें, और हिंदी विषय में अगर मात्राओं की गलती की जाती है तो फिर उसके मार्क्स में काफी कटौती हो जाती है। अच्छा। दूसरे विषय में है जैसे गणित है या और कोई विषय है, हाँ, तो उसमें इसको इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि उससे बच्चा क्या आंसर देना चाह रहा है ये पता चल रहा है, तो वहां पर स्पेलिंग का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। हालांकि मैं स्टूडेंट से ये जरूर कहना चाहूंगा कि स्पेलिंग हमेशा आप स्टैंडर्ड स्पेलिंग लिखें, भले ही आपका आंसर परफेक्ट हो, लेकिन अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी करेंगे तो उससे वैल्यूअर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जाती है कि ये इसका नॉलेज कैसा है। तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन में तो आपको अच्छे मार्क्स दे दे, फुल मार्क्स दे दे, लेकिन अगर वही गलतियां बार बार करेंगे तो आगे आपके मार्क्स अगले क्वेश्चन में कट सकते हैं। तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। और सर इसके अलावा जैसे मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास जो कॉपी आती है वो तो एक ही सीक्वेंस में आती है कि अलग अलग सीक्वेंस? वो रेंडमली दी जाती है कॉपीज। हाँ, बट उसमें मान लो कोई बच्चा है जिसकी इस बच्चे का आंसर है पर्टिकुलर, इस बच्चे का मान लो प्रशांत नाम का बच्चा है, उसकी कॉपी है, और उसके बाद शुभांशु की कॉपी आ गई, दोनों की कॉपी बिल्कुल सेम डिट्टो मिल रही है अगर जी, और टीचर को पता कि यार इसने इसका टिपा या इसने इसका टिपा, बिल्कुल सेम मिल रहा है, हर एक चीज सेम मिल रही है, तो क्या वहां पे फिर कुछ एक्शन लिया जाता है? फिर कोई नहीं। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है तो अब इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ये एक अकादमिक के साथ साथ एक प्रशासनिक प्रक्रिया भी है और किसी के भी उत्तर को इतनी आसानी से चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि उन्होंने एक ही किसी किताब से पढ़ा हो, रट के पढ़ लिया हो, कोचिंग से पढ़ लिया हो, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब आंसर लिखे जाते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं मामूली सी उसमें से आगे पीछे कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक नियम है कि अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके आंसर्स एक जैसे मिल रहे हैं तो फिर वो मास कॉपिंग का केस बन सकता है उसमें। अच्छा। यानी कि सामूहिक नकल प्रकरण का केस बनता है, और जब सामूहिक नकल प्रकरण का केस बनता है तो उसको फिर होल्ड किया जाता है और उसमें जांच होती है। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर अगर आंसर्स मिले, कई कॉपीज ऐसी हैं जिनमें कि बिल्कुल सेम आंसर मिल रहा है, तो फिर मास कॉपिंग का केस बनता है। एक दो केसेस अगर ऐसे हैं तो उसमें इसको मास कॉपिंग नहीं मानी जाती है। ठीक है। हाँ, वो मूवियों के अंदर दिखाते हैं ना कि यार बोर्ड पे लिख रहा है टीचर आंसर, बच्चे नकल कर रहे हैं, तो उसमें सब बच्चों का सेम है। ऐसा अगर होगा तो मास कॉपिंग का केस बनता है, सामूहिक नकल प्रकरण बनता है। तो भाई वहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग लगा के 2-4 क्वेश्चन के आंसर अलग अलग लिख देना फिर, ठीक है, तो आपके ऊपर नहीं बनेगा। इसके अलावा सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इतने सालों तो कॉपी चेक की है, सब कुछ हुआ है, लाखों बच्चों को आपने आपके आंखों के सामने फेल होते देखा है, कुछ बच्चों ने टॉप भी किया है, बहुत बच्चे अच्छा स्कोर भी लाए हैं। इस बीच आपके सामने कुछ ऐसे घटना या प्रकरण कुछ आए हैं जो मतलब आप शेयर करना चाहते हो बच्चों को, या कुछ उससे कुछ सीख मिले, इनको कुछ मिल जाए, जानने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए, ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, देखिए मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आपका जीवन अमूल्य है और किसी भी एक एग्जाम में पास होने से ना तो आप हमेशा ये कह सकते हैं कि आप सफल रहेंगे, और ना ही फेल होने से ऐसा है कि आप जो है हताश हो जाएं और कोई ऐसा एक्सट्रीम एक्शन लें। ये तो केवल एक एग्जामिनेशन है, और चूंकि अब समय बहुत अधिक गुजर चुका है तो आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। और अभी भी जितना समय बचा है तो मैं तो स्टूडेंट से यही कहूंगा कि अगर लगभग 1.5 महीना भी एग्जामिनेशन खत्म होने में है, और अगर वो बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स की तैयारी कर ले तो काफी अच्छे से पास हो सकते हैं, और किसी भी तरह से उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसको बर्बाद ना करें, और अभी भी आपका जो ध्यान है पढ़ाई की तरफ लगाएं। हो सकता है कि आपकी आदतें अभी अच्छी नहीं हो, आप लेट उठते हो, या बाजार में ज्यादा घूमने में समय लगाते हो, या विशेष करके आजकल देखा जा रहा है कि मोबाइल में जो है बच्चे ज्यादा टाइम देते हैं, या सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम देते हैं। तो अगर आप आपके भविष्य के प्रति जरा से भी चिंतित हैं तो आपकी ये जो आदतें हैं उनको कम से कम एग्जामिनेशन तक तो जरूर बदल दें। मतलब ज्यादा तो नहीं, कोई 1-आध महीने तो एडजस्ट कर ही सकते हो अपने बिल्कुल, लिए, अपने पेरेंट्स के लिए करो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि आप अगर 1-1.5 महीने भी पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। एमपी बोर्ड का जो पैटर्न रहता है काफी आसान रहता है, और क्वेश्चन पेपर भी फेल होने के लिए सेट नहीं किया जाता है। उसका पैटर्न इसी तरह से बनाया गया है कि उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं वो इजी रहते हैं। इजी इसीलिए रहते हैं ताकि ज्यादातर स्टूडेंट पास हो जाएं। तो आप अगर उसमें थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताई चीज़ों को, और बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना कीमती समय दिया और बच्चों को गाइड किया। और इसी के साथ साथ सर मतलब काफ़ी आपने ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है इस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी बच्चे जो अपने आप में चेंज करके 1 महीने के अंदर मेहनत करके टॉप भी करेंगे, और बढ़िया तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने टीचर का नाम रोशन करेंगे, और अपना भी नाम बनाएंगे, समाज में, घर परिवार में इज्जत मिलेगी। तो बढ़िया भाई, मैं तो कहता हूँ मेहनत करो, बढ़िया करो। आपको जो लग रहा है आप बताओ, अभी भी कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर हमें ये लग रहा है, ये लग रहा है। सर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सर ने जो आपको बताई बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बताई। सर का 25 साल से ज़्यादा का कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस रहा है, वो भी 10th और 12th दोनों क्लासेस का। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ें हमने बताई हैं आप लोगों को, और भी मैं सर से काफ़ी देर बात करूंगा। अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं हो पाई है तो वो हम डिस्कस करके मैं आपको और भी वीडियोस में बता दूंगा, क्लासेस में बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। आप टेंशन बिल्कुल ना ले, आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।